सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो निफ्टी 50 में 0.26% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि मॉर्निंग सेशन के कंपैरिजन में अगर देखें तो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि मॉर्निंग में 1% से भी ऊपर की तेज़ी आपको निफ्टी में दिख रही थी और अभी के टाइम पे 0.27% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है क्लोजिंग के टाइम पे। तो इतने डिफरेंट मूव्स हमें क्यों देखने को मिले, इतनी बड़ी जो तेज़ी देखने को मिली वो तेज़ी अचानक से कहाँ चली गई, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो देखो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि आज के दिन एक ही न्यूज़ की वजह से मार्केट आपको ऊपर देखने को मिली थी और वो न्यूज़ था सीज़ फायर का। आप सभी को पता ही है, ईरान और इजराइल के बीच में सीज़ फायर की न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी और इसके बाद मार्केट ने एक अच्छी मूव्स दिखाई थी। बट अभी के टाइम पर न्यूज़ हमें ये सुनने को मिल रहा है कि रिपोर्ट यहाँ पर ये क्लेम कर रही है कि ईरान ने सीज़ फायर को वॉयलेट किया है और इस वजह से आज के दिन निफ्टी 50 में जो बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली थी वो पूरी तरह से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अब देखो दोस्तों, वॉलेटिंग हुई है या नहीं वो आगे चलकर हमें और भी क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी। इजरायली मिलिट्री ने ये क्लेम तो किया है कि सीज़ फायर के एग्रीमेंट के बावजूद ईरान ने स्ट्राइक्स किया है इजराइल के ऊपर, और इन सारी चीज़ों के बाद कुछ और भी हमें ऑफिशियल कन्फर्मेशन देखने को मिले थे ईरान की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया था कि ऑफिशियली अब ये सीज़ फायर हो चुका है, एग्रीमेंट्स वगैरह भी साइन हो चुके हैं। बीच में हमें चीज़ें सुनने को मिल रही थी कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, बातों से सिर्फ सीज़ फायर हुई है, बट अभी के टाइम पे देखा जाए तो ऑफिशियल हो चुकी है। बट फिर भी रिपोर्ट्स यहाँ पर ये क्लेम कर रही है कि इजराइल ने वॉयलेट किया है सीज़ फायर एग्रीमेंट्स को, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर इसकी क्लैरिटी आना ज़रूरी है। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से बाजार में जो मॉर्निंग में तेज़ी दिखा था वो तेज़ी अभी के टाइम पे थोड़ा वैनिश होता हुआ दिखा है। तो चलो, ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। अब बात करते हैं कुछ कंपनीज़ के बारे में। सो दोस्तों, पहली कंपनी है गार्डन रिच शिपबिल्डर्स यानी कि GRAC। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए अब GRAC की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर पिछले 2 से 3 महीनों का साइकिल अगर आप इसका देखोगे तो इसकी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली थी। अब अच्छी परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? शुरू में इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट तो हमें देखने को नहीं मिला था, फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस थी क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन हमें देखने को मिल रही थी। और जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था तो उसके बाद हमें स्टेटमेंट देखने को मिल रहा था काफ़ी सारे रिसर्च रिपोर्ट की तरफ से कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर का एलोकेशन है उसमें 50,000 करोड़ का एडिशन हमें एलोकेशन देखने को मिल सकती है। और इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी डिफेंस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आ रही थी। और इसके बाद इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिस वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर इन सारी कंपनीज़ के बढ़ सकते हैं, ये एक एक्सपेक्टेशन दिखा था मार्केट में। और इन सारी चीज़ों की वजह से वापस से GRAC, HCL, मैज़गोन, कोचिंग शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स, ये सारी कंपनी की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली थी। और अगर हम दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री की, तो एक चीज़ हमें ज़रूर देखने को मिला है कि अगर कोई सेक्टर में एक बड़ी रैली देखने को मिला है और उस रैली में जो सबसे ज़्यादा भागा है, अगर कोई भी तरह का अनसर्टेनिटी उस सेक्टर को लेकर हमें सुनने को मिला, तो अक्सर उसी कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है जो कंपनी में तेज़ी सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। तो पिछले 3 से 4-5 महीने का साइकिल अगर आप देखोगे तो सबसे बेटर परफॉर्मेंस हमें इसी कंपनी का देखने को मिला है। और आज के दिन इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट आपको शॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आया है, उस वजह से ही एक करेक्शंस आज के दिन हमें देखने को मिली है। मतलब बोल सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है वो बाकी सेक्टर के लिए अच्छी हो सकती है, बट हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर ये 12 दिन का वॉर 20 दिन या 30 दिन चलता तो और भी ज़्यादा डिफेंस ऑर्डर हमारी इंडिया के बढ़ सकते थे। तो ये जो वॉर ख़त्म हुआ, इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए ये एक अच्छी खबर देखने को नहीं मिली है। पर ठीक है, चलो, ये सारी चीज़ें तो हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में अक्सर काफ़ी सारी सेक्टर में देखने को मिल जाती है, तो इस वजह से किसी भी सेक्टर को हम डायरेक्टली जज तो नहीं कर सकते। अब दोस्तों GRAC की अगर हम बात करें तो वो तो ज़बरदस्त गिरी है, बट उसके साथ अगर हम निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को देखेंगे तो वहाँ पर ही करीब आपको 2.5% के आसपास का गिरावट देखने को मिला है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अकेले सिर्फ यही कंपनी नहीं गिरी है,
इस सेक्टर में जितनी भी कंपनीज़ हैं, मैक्सिमम कंपनीज़ आज के दिन आपको नेगेटिव परफॉर्म करती हुई दिखी है। तो इस वजह से किसी एक कंपनी को जज मत करने लगना, आप पूरे सेक्टर को है एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं कि मार्केट में एक्चुअल में न्यूज़ कैसे रिएक्ट करती हैं, और इन सारी चीज़ों को अगर आप सीख जाते हैं तो आपके लिए मार्केट में टिकना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। और दोस्तों, अगर GREC को लॉन्ग टर्म के लिए अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो नो डाउट इसको अपने टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू और बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट दोनों को ही ग्रो करना होगा, और पिछले 3 से 5 सालों में इसने अच्छा ग्रोथ रेट दिखाया भी है। तो इन सारी चीज़ों पर नज़र रखना अगर आप GREC के इन्वेस्टर हैं, बाकी इसको रिकमेंडेशन प्लीज़ मत लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आज के दिन इसका भी परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिला होगा, और सेम रीज़न है जो GREC का रीज़न है। बट पिछले 3 से 4 महीने का साइकिल में इस कंपनी का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था जितना GREC का परफॉर्मेंस था। तो इस वजह से आपको इस कंपनी में उतनी बड़ी फॉल नहीं दिखी जितनी बड़ी फॉल आपको GREC में देखने को मिली। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लेना। बट हाँ, इसी पीरियड में हमें Q3 और Q4 के नंबर्स देखने को मिले थे, और HUL के जो Q3 और Q4 के नंबर्स थे वो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के नहीं थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें Q4 के, तो वहाँ पर जो रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिला वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई दिखी, और Q3 में कंपनी ने 14% की रेवेन्यू ग्रोथ हमें ज़रूर दिखाई थी। और इस बार जो कंपनी ने अपने EPS रिपोर्ट किया वो भी अगर Q1Q बेसिस पे देखोगे तो बढ़कर ही देखने को मिले थे, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखोगे तो घटकर देखने को मिले थे। पिछले साल 4,309 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था और 64 का EPS कंपनी ने दिखाया था, और इस बार का EPS 64 से घट करके 59 पे आ चुका है, और 4,000 करोड़ का प्रॉफिट गिरकर 4,000 करोड़ से नीचे आ चुका है। और ऐसे टाइम पे क्या है कि वैल्यूशंस भी आपको गिरते हुए नजर आए हैं। एक टाइम पे जो 50 के पी पे आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दिख रही थी वो गिरकर लगभग 25 के आसपास की पी पे देखने को मिली थी। और ऐसे टाइम पे क्या है कि जब कंपनी में आपको छोटी मोटी तेज़ी देखने को मिलती है तो अक्सर वैल्यूशन ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाने लगते हैं, और एक टाइम पे 25 की पी पे दिख रही थी। पिछले कुछ टाइम में इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से परफॉर्मेंस हमें थोड़ी बेटर होती हुई देखने को मिली, इस वजह से वैल्यूशंस भी आपको काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ नजर आया। अब वो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो गई हैं, इस वजह से वैल्यूशंस हमें वापस से करेक्शन फेज़ में आती हुई देखने को मिली हैं। और अगर Q1 के नंबर्स अगर कंपनी बेटर दिखा देती है तो कहीं ना कहीं ये सारी जो वैल्यूशंस हैं वो कंपनी सस्टेन भी कर सकती है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना, नंबर्स मैटर करते हैं, और आने वाले क्वार्टर्स के नंबर इन सारी कंपनीज़ के लिए इंपॉर्टेंट भी रह सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब दोस्तों दीपक नाइट्राइट की बात करें तो आप सभी को पता है कि ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है, और केमिकल सेक्टर हमेशा परेशान होता है क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस को देखकर। और दोस्तों अभी इजराइल और ईरान के जो बीच में सीज फायर एग्रीमेंट्स हमें देखने को मिली है, इसके बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और SBI रिपोर्ट का कहना यहाँ पर यह है कि $65 के आसपास आपको क्रूड ऑयल स्टेबल होता हुआ नज़र आ सकता है। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कितना क्रैश देखने को मिला है तो करीब 7% के आसपास का, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है अगर हम क्रूड ऑयल के हिसाब से बात करें। अब देखो दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं वो दीपक नाइट्राइट के लिए काफ़ी अच्छी हैं, या फिर बोल सकते हैं पूरे केमिकल सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी हैं। अब देखो मैं बता देना चाहूँगा, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस धीमे धीमे ऊपर जाते हैं तब कोई प्रॉब्लम इन सारी कंपनीज़ को नहीं होती, इनफैक्ट पूरे केमिकल सेक्टर वाली कंपनीज़ को नहीं होती। बट अचानक से जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो उस केस में इन्वेंट्री लॉस होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो A नाम की कोई कंट्री है और B नाम की कंट्री है, दोनों के बीच में अगर वॉर हो रही है, ठीक है, और उस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस जो मान लो $50 पे चल रहे थे वो अचानक से बढ़कर $70 तक चले गए। तो अगर वॉर जैसी सिचुएशन है दो कंट्री के बीच में तो काफ़ी सारी कंपनी जो है वो एज्यूम कर लेती है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस आगे चलकर और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से। तो वो क्या करेंगे, $70 पे ही अपने क्रूड ऑयल को परचेस करना शुरू कर देंगे, जिससे उनका मेन डेरिवेटिव्स बनता है। मतलब बोल सकते हैं $70 पे क्रूड ऑयल का प्राइस है तो उससे जो उनका रॉ मटेरियल प्राइसेस महंगा हुआ, जो प्राइस पे वो चल रहा होगा महंगे प्राइस पे, उसको वो ख़रीद लेंगे। और आगे चलकर अगर वॉर ख़त्म हो गई और क्रूड ऑयल के प्राइसेस 70 से वापस से 50 में आ गए तो उस केस में क्या करेंगे, वो $50 के बाद जो उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस सस्ते होंगे वो ख़रीद नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी $70 के हिसाब से अपनी इन्वेंट्री को फुल कर चुके हैं, और कम प्राइस होने के बावजूद भी उनको ज़्यादा प्राइस पे ही अपने प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। और अगर मार्जिन्स कॉम्प्रोमाइज़ कर अपने प्रोडक्ट का अगर वो बेचते हैं तो प्रॉफिट में फिर उनको गिरावट देखने को मिलेगी।
क्योंकि कॉम्पिटिशन्स का मार्केट ऑब्वियसली बात आप सभी को पता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपको हमेशा देखने को मिलता है कि जब भी अचानक से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो केमिकल कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और 2022 और 21 में हमें ये चीज़ें देखने को मिली थी और उस टाइम कंपनी के जो इन्वेंट्रीज थे उसमें देखो अचानक से कितनी हेवी स्पाइक्स हमें देखने को मिला था। लगभग 198 करोड़ के नेगेटिव इन्वेंट्री थे कंपनी के 2022 में और 23 में तो 307 करोड़ के, और उससे पहले का नंबर आप देख लो कितना छोटा नंबर था। तो इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है अगर आप किसी भी केमिकल कंपनीज़ को ओन करते हैं या फिर किसी केमिकल कंपनीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों पारस डिफेंस लिमिटेड, जिसने पहली बार स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। और स्प्लिट की अगर रेशियोज़ की बात करें तो वह है 1:2 के रेशियो, यानी कि एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको 2 इक्विटी शेयर देगी स्प्लिट के तौर पर, जिसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 4 जुलाई इसका रिकॉर्ड डेट है। इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर होगा वो कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल होगा स्प्लिट के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।